जय हिंद स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को, बहुत सारे रिएक्शंस देखे थे, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोगों ने देखा था। आज हम पढ़ने वाले हैं कार्बन और उससे रिलेटेड कंपाउंड्स। हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ों में कार्बन मौजूद होता है। इनफैक्ट हम और हमारे आसपास जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें कार्बन एक मेजर कंपोनेंट होता है। आज के हम चैप्टर में, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, इसमें हम कार्बन के अलग अलग फॉर्म्स को देखेंगे जो बहुत कॉमन है हमारे आसपास में, ठीक है। उनके जो प्रॉपर्टीज हैं, जो रिएक्शंस हैं, उनको समझेंगे और ये समझेंगे कि कार्बन दूसरे एटम्स के साथ में किस तरह से बॉन्ड बना रहा होता है। हर एक चीज को आज हम कवर करने वाले हैं। तो देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। सबसे पहले कार्बन का एक बेसिक इंट्रोडक्शन हम देखेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे कि कार्बन किस तरह से बॉन्ड बना रहा होता है। तुम लोगों को अगर याद हो तो मैंने आयनिक बॉन्ड, जिसको इलेक्ट्रोवेलेंट भी बोलते हैं, उसमें एक एग्जांपल बताया था NaCl का। Na एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, Cl एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है और ये दोनों कंबाइन करके फिर बना रहे होते हैं आयनिक बॉन्ड को। उसी तरह से कार्बन भी क्या आयनिक बॉन्ड ही बनाता है या फिर कोई और तरह का बॉन्ड बनाता है, ये हम यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद में एलोट्रोप्स की बात करेंगे। कार्बन के अलग अलग फॉर्म्स मौजूद होते हैं, इसको हम पहले भी समझ चुके हैं। आज उन्हीं फॉर्म्स की हम लोग थोड़ा सा स्ट्रक्चर को डिटेल में समझने वाले हैं, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। उसके बाद में कुछ रिएक्शंस देखेंगे कार्बन के अलग अलग कंपाउंड्स की, और फिर अल्टीमेटली हम लोग कवर करने वाले हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कार्बन इज एवरीवेयर। हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ों में कार्बन मौजूद होता है। फॉर एग्जाम्पल, वो हीरे की अंगूठी में जो चमकता हुआ हीरा लगा होता है, कार्बन का ही एक फॉर्म है, ठीक है। कोयला कार्बन का ही एक फॉर्म है। ग्रेफाइट जो हमारी पेंसिल्स में होता है, जिससे लिख लिख कर हम बड़े हुए हैं, वो कार्बन का ही एक फॉर्म है। बहुत सारे ऐसे फॉर्म्स मौजूद होते हैं हमारे आसपास। और मैंने ये भी बताया था कि जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें कार्बन एक बेसिक कंपोनेंट हमारा मौजूद होता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग सा ये फैक्ट है कि हमारा जो अर्थ का क्रस्ट होता है या फिर जो एटमॉस्फेयर होता है, उसमें कार्बन बहुत कम क्वांटिटी में मौजूद होता है। क्रस्ट में सिर्फ 0.02% मौजूद होता है, वो भी इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स, ठीक है। कौन कौन से मिनरल्स मैम? जैसे कार्बोनेट्स हो गए बेटा, बाइकार्बोनेट्स जिनको हम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स भी बोलते हैं, इन फॉर्म्स में मौजूद होता है कार्बन। एटमॉस्फेयर में किस फॉर्म में मौजूद होता है? कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, जो कि सिर्फ 0.03% बना रहा होता है। इतनी छोटी क्वांटिटीज में कार्बन मौजूद होता है। यही लिखा हुआ है यहाँ पे कि कितना परसेंट हमें मिलता है। 0.02 हमारा अर्थ के क्रस्ट में मिलता है, 0.03% एटमॉस्फेयर में मिलता है, ठीक है। इतना कम क्वांटिटी हम लोगों को हमारे एटमॉस्फेयर में मिलता है, लेकिन लिविंग बीइंग सारे कार्बन के बने हुए हैं। और भी मैंने चीजें बताई, और भी फॉर्म्स बताए। अल्कोहल जो होता है, ठीक है, वो भी एक कार्बन कंपाउंड है। टिंक्चर जो होता है आयोडीन का, जो कि एज एंटीसेप्टिक यूज किया जाता है, वो भी एक कार्बन का कंपाउंड है, ठीक है। बहुत सारे हम लोग आज कार्बन के कंपाउंड्स की स्टडी करने वाले हैं। और बताऊं, मीथेन हो गया, जो कि हमारे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में यूज होता है, बायोगैस में यूज होता है। इतनी सारी चीजें हैं यार, सबको आज हम कवर करते हुए चलने वाले हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले तो देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमारा कार्बन का होता है वो क्या होता है। कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। प्रोटॉन्स कितने होते हैं? प्रोटॉन्स भी 6 होते हैं। न्यूट्रॉन्स भी इसमें 6 मौजूद होते हैं। अगर इन इलेक्ट्रॉन्स को हमको डिवाइड करना हो अलग अलग शेल्स में, तो किस तरह से करेंगे? पहली वाली शेल में किससे भरेंगे हम? 2n² से भरेंगे, देयरफॉर 2 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, ठीक है मैम। बचे कितने? 4, तो वो आ जाते हैं हमारे आउटर मोस्ट शेल में। और आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम बोलते हैं वैलेंसी। ये चीज मैंने तुम लोगों को बताई थी, वैलेंसी बोलते हैं, राइट। अब वैलेंसी में मैंने तुम लोगों को क्या बात इंपॉर्टेंट बताई थी कि किसी भी एटम को स्टेबल होना होता है। जिस तरह से हमें स्टेबल होना है, उस तरह से एटम्स को भी स्टेबल होना पड़ता है। सबसे लीस्ट मेहनत में स्टेबल होना पड़ता है, ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, बस स्टेबल हो जाएं। इसीलिए ये दूसरे एटम्स के साथ में रिएक्ट करते हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने पढ़ा था। आयोनिक में जब हम लोगों ने इस चीज़ को देखा था, तो हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट शेल में होते हैं वो एटम दे देता है या कुछ इलेक्ट्रॉन्स को
ले लेता है, जिससे स्टेबल होने का क्या मतलब था कि जो आउटर मोस्ट शेल है जिसको हमने बोला है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जिसमें मौजूद होते हैं, वहां पे ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। ठीक है, इनर मोस्ट की यदि हम बात करें तो वहां पे मैक्सिमम कैपेसिटी ही 2 है, तो वहां पे सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। लेकिन इससे बाहर की अगर शेल्स की हम बात करें तो अगर वो शेल आउटर मोस्ट शेल है तो उसमें ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अब कार्बन को देखो, कार्बन क्या करेगा, कार्बन के पास में तो भैया 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसके पास में अब 2 तरीके आ जाते हैं कि वो किस चीज़ के साथ में कैसे रिएक्ट कर सकता है। सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि जब हम रिएक्टिविटी की बात करते हैं तब कोई भी एटम नोबल गैस कन्फिगरेशन को अटेन करना चाहता है। नोबल गैस कन्फिगरेशन का मैम मतलब क्या बताया था ना, नोबल गैसेस इनर्ट गैसेस होती हैं क्योंकि उनका आउटर मोस्ट शेल जो होता है उसमें ऑक्टेट बेटा पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा था, इसीलिए वो इनर्ट होती है, रिएक्ट नहीं करती क्योंकि ऑलरेडी स्टेबल है। अब इसी तरह से अगर कार्बन को स्टेबल करना है तो उसके पास बेटा 2 तरीके मौजूद होते हैं। एक तरीका क्या है, देखो सपोज ये आउटर मोस्ट शेल है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब क्या कर सकता है ये कि 4 इलेक्ट्रॉन्स को ये ले सकता है, इट कैन गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन इस केस में क्या हो जाएगा कि जो प्रोटॉन्स तो हमारे पास कितने मौजूद थे, प्रोटॉन्स हमारे पास में मौजूद थे मैम 6 प्रोटॉन्स थे। ठीक है, अब 6 प्रोटॉन्स के साथ में तुमने 4 इलेक्ट्रॉन्स तो ऑलरेडी मौजूद हैं। ठीक है, आउटर मोस्ट में टोटल कितने 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तुमने 4 और एडिशनल डाल दिए। ठीक है, तो 6 प्रोटॉन्स के पास में टोटल अब 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो वो नहीं पकड़ पाएगा, उनको इतना फोर्स नहीं लगा पाएगा कि वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ सके। तो ये वाला हम कैंसिल कर देते हैं कि नहीं मैम 4 इलेक्ट्रॉन तो ये गेन नहीं कर सकता, 6 प्रोटॉन्स इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को तो नहीं पकड़ के रख सकते। दूसरा तरीका था एक मैम, क्या था बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन्स को दे भी तो सकता है भैया कार्बन, 4 इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स ही बचेंगे सिर्फ, है ना, जो इनर मोस्ट शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, फिर से स्टेबल हो जाएगा। ये भी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि बेटा 4 इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में ना जान निकल जाएगी, इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा यूज हो जाएगी। और मैंने जब तुम लोगों को वैलेंसी बताया था तब मैंने एक चीज़ बताई थी तुम लोगों को कि इलेक्ट्रॉन जो होता है अगर उसको देना है या लेना है तो उसको मिनिमम मेहनत में स्टेबल होना होता है, ज़्यादा मेहनत करने में इंटरेस्टेड नहीं रहते भैया एटम्स। तो अगर इतनी ज़्यादा एनर्जी लग रही है 4 इलेक्ट्रॉन्स को देने में तो वो इतनी एनर्जी को इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमारे ये तरीका भी हो गया कैंसिल। तो अब क्या करेगा भैया, कार्बन को स्टेबल तो होना है, स्टेबल तो सबको लाइफ में होना है, तो कार्बन भैया अब एक तरीका निकालेगा। ठीक है, कार्बन क्या करेगा, सपोज ये हमारे कार्बन एटम है। ठीक है, अब दूसरे कार्बन एटम के साथ में वो एक बॉन्ड शेयर करेगा, वो एक कागजात पे लिखवा लेगा क्या कि मेरे जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट और तुम्हारे जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट मिल बांट के रहते हैं ना, तुम्हारे और मेरे मिलाकर 8 हो जाएंगे। उन 8 का जो भागीदार होगा वो मैं भी होऊंगा और उन 8 इलेक्ट्रॉन्स का भागीदार तुम भी बन लेना। हम शेयरिंग में रहते हैं, शेयरिंग इज केयरिंग, ये तकिया कलाम है हमारे कोवेलेंट बॉन्ड का। तो देखो 4 इलेक्ट्रॉन्स बेटा इसके हो गए और 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके हो गए, दोनों मिलजुल के रहने लगे। ये 8 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इसके भी हिस्से में आ गए, ये 8 इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन के भी हिस्से में आ गए। तो ऐसा कोई भी बॉन्ड जहां पे इस तरह से शेयरिंग हो रही होती है बेटा उसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। सिर्फ कार्बन ही नहीं कर रहा होता, ये बहुत सारे और भी एटम्स कर रहे होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड की मदद से ये लोग मॉलिक्यूल्स बना रहे होते हैं बेटा। ठीक है, पढ़ते हैं। कार्बन ओवरकम्स दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग इट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने थे मैम, 4 इलेक्ट्रॉन्स थे। ठीक है, विद अनदर एटम्स ऑफ कार्बन और विद एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स, दूसरे एलिमेंट्स के एटम्स के साथ में भी इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। नॉट जस्ट कार्बन बट मेनी अदर एलिमेंट्स फॉर्म मॉलिक्यूल्स बाय दिस बॉन्ड। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग एटम्स इस तरह से बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। चलो एक और एग्जांपल देती हूँ। ये तो हमारा कार्बन के साथ में कार्बन हो गया था। अब सपोज ये कार्बन है, ठीक है, इसको हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बनाना है। हाइड्रोजन में मैम कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हाइड्रोजन में बेटा एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अब इसका ये जो इनर मोस्ट शेल भी हो गया, ये आउटर मोस्ट शेल भी हो गया, एक ही शेल है, तो इनर मोस्ट शेल की कैपेसिटी ही 2 इलेक्ट्रॉन होती है। देयरफॉर टू गेट स्टेबल हाइड्रोजन नीड्स 1 मोर इलेक्ट्रॉन। तो वो क्या करता है, कार्बन के साथ में अपने एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेता है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के भी हो गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के भी हो गए। अब हाइड्रोजन तो खुश हो गया, लेकिन कार्बन का क्या करें,
तो कार्बन 3 और हाइड्रोजन के साथ में अपना बॉन्ड शेयर कर लेगा। ठीक है, देखो इस तरह से इसने बॉन्ड शेयर कर लिया, तो कार्बन के पास टोटल कितने हो गए इलेक्ट्रॉन्स? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गए मैम। ये तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया भैया, कार्बन स्टेबल हो गया हमारा। और हाइड्रोजन में सबके पास में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में, बस हो गया। इसी तरह से बॉन्ड्स बनाते हैं एटम्स, और ये होता है बेटा कोवेलेंट बॉन्ड। अब इस चीज को समझो कि ये जो हमारा कार्बन है, ठीक है, कार्बन का ये जो पूरा मॉलिक्यूल है जो CH4 है, इसमें कार्बन जो हाइड्रोजन के साथ में जो बॉन्ड बना रहा है वो बहुत स्ट्रांग होता है। ठीक है, आयनिक में जो मॉलिक्यूल्स के बीच में Na और Cl के बीच में जो बॉन्ड था, ये बॉन्ड उससे स्ट्रांग होता है। लेकिन अगर मैं CH4 के 2 मॉलिक्यूल्स को ले आऊं, ठीक है, तो उन दोनों के बीच का जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रांग नहीं होगा बेटा। यहाँ पे आयनिक में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो थी वो स्ट्रांग थी, इसीलिए उनको तोड़ना मुश्किल था, इसीलिए आयनिक कंपाउंड्स में बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा था। यहाँ पे इंटरमोलिक्यूल जो फोर्सेस होती हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं, कम होती हैं। इसीलिए कोवेलेंट बॉन्ड जब बनता है तब उन मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होने की वजह से जो कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं उनमें बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत कम। ठीक है, देखो कोवेलेंट बॉन्ड में मैंने क्या बताया था, ये 2 कैंडीज हैं, इसने भी और इसने भी, दोनों ने मिलकर अपने पास में रख ली हैं। ठीक है, कैंडीज तो नहीं खाएंगे, कैसे बॉल्स समझ लो। ठीक है, अब ये दोनों ने रख ली हैं, दोनों ने शेयर करके रख ली प्यार से। आयनिक में देख लो, ये थोड़ा चंट था, इसने इसकी भी बॉल छीन ली। ठीक है, अब ये मजे से रह रहा है, ये रो रहा है बेचारा। ठीक है, ये हमारा आयनिक बॉन्ड हो गया और ये हो गया हमारा कोवेलेंट बॉन्ड। अब देख लो, कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स आर सीन टू हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स विद इन द मॉलिक्यूल, यानी कि अगर C4H के साथ में कंबाइंड है तो विद इन द मॉलिक्यूल C और H के बीच का जो फोर्स होगा वो तो ज्यादा होगा, लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं, 2 मॉलिक्यूल्स के बीच की फोर्सेस वीक होती हैं। इसी वजह से यहाँ पे लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, सिंस द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन एटम्स एंड नो चार्ज पार्टिकल्स आर फॉर्म। चार्ज पार्टिकल्स किस में फॉर्म हो रहे थे? चार्ज पार्टिकल्स आयनिक में फॉर्म्ड हो रहे थे। आयनिक जब भी बोलूं तब दिमाग में Na+ और Cl- इस तरह से आ जाना चाहिए। ठीक है, अब वहां पे तो आयंस फॉर्म्ड हो रहे थे, यहाँ पे आयंस फॉर्म नहीं हो रहे हैं, इसीलिए दीज आर द पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मैंने बताया था ना, चार्ज पार्टिकल्स के ट्रांसफर से ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। यहाँ पे चार्ज पार्टिकल्स हैं ही नहीं, यहाँ पे तो शेयरिंग हो रही है, इसीलिए दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बेटा ये चीज को हम ध्यान रखेंगे। मूविंग ऑन फर्दर, देखो माई नेम इज बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड इज टेकन एंड इट इज नॉट शेयर्ड, यानी कि क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन होता है, शेयरिंग में बिल्कुल भी भरोसा नहीं रखता हमारा आयनिक बॉन्ड। लेकिन अगर हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं तो भैया इसका तो क्या है काम, शेयरिंग इज केयरिंग, प्यारा सा होता है, मिल बांट कर रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करा और आराम से स्टेबल होकर जीवन व्यतीत करते हैं। ठीक है, चलो हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन में मैंने बताया था 1 इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट में, स्टेबल होना है तो 2 चाहिए। अब दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ में ये इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके रहेगा। हाइड्रोजन गैस बेटा इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, हाँ, जो हाइड्रोजन रहता है वो मोलिकुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ में अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और बना लेता है H2, जो हमारी हाइड्रोजन गैस होती है वो। चलो अब देखो, द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज सेड टू कॉन्स्टिट्यूट अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब इस चीज का मतलब क्या है, जब एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है 2 हाइड्रोजन के बीच में तब हम लोगों ने सिंगल बॉन्ड ही बनाया है। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, तो हम सिंगल बॉन्ड ही बनाएंगे बेटा यहाँ पे। ठीक है, हम लोगों ने जब मीथेन देखा था तब हाइड्रोजन और कार्बन 1-1 इलेक्ट्रॉन दे रहे थे, देयरफॉर सिंगल बॉन्ड ही हम यहाँ पे बनाएंगे। अगर ऐसा कुछ हो कि 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा हो कार्बन किसी के साथ में, ठीक है, सो फॉर एग्जांपल O के साथ में अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स ये दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर ये दे रहा है, ठीक है बेटा, CO2 बनता है ऐसे। ठीक है, अगर 2-2 इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पे शेयरिंग हो रही होती है तो फिर इसमें हम डबल बॉन्ड बना देंगे।
तीन इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, तीन इस साइड से तीन इस साइड से, तो हम ट्रिपल बॉन्ड बना देंगे। ठीक है, इस तरह से चीजें चलती हैं। आगे इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे। देखो बेटा, अब लेट अस नाउ टेक अ लुक एट मीथेन। मीथेन का स्ट्रक्चर तो हम इतनी देर से पढ़ ही रहे हैं मैम। अब बेटा ये एक फ्यूल की तरह यूज होता है और बायोगैस का ये एक मेजर कंपोनेंट होता है। और इसी पे बेटा क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर में कि बायोगैस का मेजर कंपोनेंट कौन होता है? मैम मीथेन होता है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में भी मीथेन मौजूद होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है? कार्बन एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा होता है 4 हाइड्रोजन के साथ में। ठीक है, ये तो पहले ही हम समझ चुके थे। नाउ एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। ठीक है, हम लोगों ने 3 एलोट्रोप्स पढ़े थे पहले भी। डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी था उसका एक ड्रॉबैक था कि उनने एलोट्रोप्स के बारे में नहीं बताया था। एक ही एलिमेंट के बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स में मौजूद होने की प्रॉपर्टी को हम एलोट्रोपिज्म बोलते हैं। जिस फॉर्म में वो मौजूद होता है उसको हम बोलते हैं एलोट्रोप्स। अब देखो, अब क्या हो रहा है, कौन कौन से एलोट्रोप्स थे? डायमंड था, ग्रेफाइट था, फुलरीन था। इन तीनों के बारे में हम लोगों ने समझा था। इनको थोड़ा सा हम लोग अब डिटेल में समझने वाले हैं। देखो, सबसे पहले तो डायमंड। हमारा जो डायमंड होता है उसमें एक कार्बन जो एटम होता है वो इस तरह से 4 कार्बन एटम से कंबाइन होता है। ठीक है, सबके साथ में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना टोटल पूरा का पूरा 8 को कंप्लीट कर रहा होता है ये। ठीक है, इसमें 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है डायमंड का, इस चीज को याद रखना। एक एक कार्बन 4 अलग कार्बन से अटैच होता है और एक 3D स्ट्रक्चर बेटा बना रहा होता है। ठीक है, अगर हम यहीं पे ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट का हमारा सिर्फ 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। यहाँ पे बेटा क्या होता है, लेयर्स में मौजूद होता है कार्बन। इसको एक बार पढ़ते हैं। इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स। जब डायमंड की बात की थी तब बेटा 4 कार्बन एटम से एक कार्बन एटम जुड़ा हुआ था, लेकिन यहाँ पे ग्रेफाइट में एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से जुड़ा होता है सिर्फ। ठीक है, अब इन द सेम प्लेन गिविंग एन हेक्सागोनल अरे। ठीक है, हेक्सागोन बना रहा है ना ये, देखो मैं इनका कलर चेंज करके बनाती हूँ। हेक्सागोनल अरे बना रहा है, यानी कि हेक्सागोन के फॉर्म में मौजूद है। देखो ये एक हेक्सागन, हेक्सागन यानी कि जिसमें 6 साइड्स होते हैं। ठीक है, इस तरह से हेक्सागोनल अरे बना रहा होता है। बेटा ये क्वेश्चन आया है इसलिए थोड़ा सा एम्फेसाइज करके समझा रही हूँ। ठीक है, इसमें कार्बन 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, लेयर्स के फॉर्म में मौजूद होता है, 2D स्ट्रक्चर होता है, हेक्सागोनल अरे के फॉर्म में यहाँ पे ये मौजूद होता है। ठीक है, उसके बाद में जो ग्रेफाइट होता है, इट इज फॉर्म्ड बाय हेक्सागोनल अरेज प्लेस्ड इन लेयर्स वन अबव द अनदर। द वर्ड लेयर्स इज इंपॉर्टेंट हियर। लेयर्स के फॉर्म में मौजूद होता है। ठीक है, अब देखो ये रहा हमारा पेंसिल जिसमें ग्रेफाइट होती है, ये रहा हमारा चमकता हुआ हीरा। अब इन दोनों में क्या, एक डायमंड हमने पढ़ा जिसमें 3D स्ट्रक्चर था, एक ग्रेफाइट हमने पढ़ा जिसमें लेयर्स के फॉर्म में मौजूद होता है, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। ये हम लोगों ने डिफरेंस जो देखा, इसी डिफरेंस की वजह से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बेटा अलग अलग होती हैं। अब ये समझो। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी अगर डायमंड की बात करें तो वो तो बेटा हार्डेस्ट सब्सटेंस है, लेकिन ग्रेफाइट हमारा स्मूथ और स्लिपरी हो जाता है। क्यों हो जाता है? बस इसी फर्क की वजह से कि वो अलग अलग फॉर्म में अटैच होता है दूसरे कार्बन एटम्स के साथ में। डायमंड में एक ही कार्बन एटम से 4 कार्बन एटम्स अटैच होते हैं और ये 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं। ग्रेफाइट में एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से अटैच होता है और ये स्लिपरी हो जाता है, प्लेन्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, हेक्सागोनल अरे बनाता है। यही डिफरेंस इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज में फर्क ले आती है बेटा। ठीक है, अब ग्रेफाइट बहुत अच्छा कंडक्टर भी होता है इलेक्ट्रिसिटी का, और ये हमारे एक एक्सेप्शन था नॉन मेटल्स का। ठीक है, दूसरे नॉन मेटल्स तो क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट हमारा एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। नाउ बकमिंस्टर फुलरीन। ठीक है, 60 कार्बन एटम्स का बना हुआ होता है ये बकमिंस्टर फुलरीन। एक और एलोट्रोप कार्बन का ये होता है। फुलरीन्स जो हमारे होते हैं उसमें से सबसे पहले आइडेंटिफाई किया गया था C60 को, और इसका नाम बकमिंस्टर फुलरीन हम लोगों ने क्यों रखा था? बकमिंस्टर फुलर के नाम पे हम लोगों ने इसका नाम रखा था। ठीक है, ये कैसा दिख रहा था? एक जियोडेसिक डोम के जैसा दिख रहा था, जिसको एक US आर्किटेक्ट ने डिजाइन किया था, और उन्हीं का नाम था बकमिंस्टर फुलर, इसीलिए इसका नाम ऐसा अजीब सा बकमिंस्टर फुलरीन रख दिया। ठीक है, अजीब सा नाम है लेकिन अच्छा क्यूट सा नाम है। ठीक है, अब देखो भैया
ये रहा हमारा प्यारा सा कार्बन, इसमें तो थोड़ा डरावना सा लग रहा है, ठीक है। 4 हाथ निकाले हुए, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स जो इसके पास में है। इसको यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, कलर चेंज करती हूँ, रुको, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, फिर से सेम कलर ले लिया। मैम क्या कर रहे हो यार, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। क्यों चारों हाथ क्यों फैलाए हुए हैं भैया? मुझे कोई स्टेबल कर दो, मुझे कोई स्टेबल कर दो, कोई ऐसा एटम है जो मुझे 4 इलेक्ट्रॉन्स दे दें तो मैं स्टेबल हो जाऊं। ये हमारा कार्बन की डिमांड है, इसी के बेसिस पे अलग अलग ये कंपाउंड्स बना रहा होता है। अब देखो, कार्बन की एक यूनिक एबिलिटी होती है कि वो दूसरे कार्बन एटम्स के साथ में कंबाइन करके लंबी लंबी चेन्स बनाता है, ब्रांचेस बनाता है भैया, साइकिल्स बनाता है, इतने अलग अलग प्रकार के ये बना रहा होता है मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को, कार्बन की इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कैटेनेशन। और कैटेनेशन कार्बन बहुत अच्छी तरह से करता है, क्योंकि कार्बन जो दूसरे कार्बन एटम्स के साथ में बॉन्ड बनाता है वो एक बहुत स्टेबल बॉन्ड होता है, ठीक है। कार्बन एक स्पेशल कैटेनेशन शो कर रहा होता है, मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ कैटेनेशन शो कर रहा होता है, बहुत लंबी लंबी चेन्स बना लेता है। देखो चेन्स इस प्रकार की, ठीक है, ये लीनियर चेन, ये हमारी ब्रांच चेन जिसमें ब्रांचेस लिखी हुई हैं, देखो, और ये साइकिल्स के फॉर्म में भी मौजूद होता है, बहुत सारे फॉर्म्स में मौजूद होता है, इसीलिए हमें इतने सारे कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं कार्बन के। स्टार्टिंग में देखा ना स्पॉन्ज बॉब क्या बोल रहा था, कार्बन इज एवरीवेयर। क्यों? क्योंकि कार्बन का पहला प्रॉपर्टी है कैटेनेशन, जो उसको हेल्प कर रहा होता है बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बनाने में। चलो इसको पढ़ते हैं। कार्बन हैज द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अनदर एटम्स ऑफ कार्बन, गिविंग राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल्स, बहुत लंबी लंबी चेन्स बनाता है। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कैटेनेशन। These compounds may have long chains of carbon, branch chains of carbon, or even carbon atoms arranged in rings. चलो अब देखो, 2 चीजें यहां पे मैं बताती हूं। एक वर्ड है सैचुरेटेड और एक वर्ड है अनसैचुरेटेड। मैंने तुम लोगों को जब बॉन्ड्स बताए थे, जो हमारे कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं, उसमें मैंने एक चीज बताई थी कि अगर एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा होगा तो क्या सिंगल ही हम लाइन बनाएंगे, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे होंगे तो हम 2 या 3 लाइंस बनाएंगे। इसमें देखो, ये हमारा ईथेन है, ठीक है। ईथेन में क्या हो रहा है, 2 कार्बन हैं जो एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, देयरफॉर एक ही यहाँ पे लाइन खींची है। इथीन की अगर हम बात करें तो एक कार्बन दूसरे कार्बन एटम्स के साथ में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा होता है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे 2 लाइंस बनाई हैं। अगर इथाइन को हम देखते, इथाइन को अगर हम देखते तो वहां पे एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ में 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा होता है, तो हम 3 लाइन बनाते हैं। अब सैचुरेटेड कौन होते हैं, जिसमें सिंगल लाइन मौजूद होती है, और अनसैचुरेटेड कौन होते हैं, जिसमें डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है। सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं बेटा सैचुरेटेड, डबल ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं अनसैचुरेटेड। इस चीज को याद रखना, ठीक है। पढ़ते हैं, देखो, इन एडिशन कार्बन एटम्स मे बी लिंक्ड बाय अ सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। कंपाउंड of carbon which are linked by only single bonds are called saturated compounds। लेकिन अगर ऐसे compounds of carbon हैं जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हैं तो हम उनको unsaturated compounds बोलते हैं, इसको याद रखना। अब मैम इथेन, इथीन, एन, इन, इसी में फर्क आ गया, तो अब इसका एक चीज बता देती हूँ। देखो, कार्बन की जितनी लंबी चेन होगी तो उसका नाम बदलता जाता है बेटा, ठीक है। अगर हम एक कार्बन को देखें तो उसमें मेथ लगाते हैं, 2 कार्बन होते हैं तो उसमें एथ लगाते हैं, 3 कार्बन होते हैं तो उसमें प्रोप लगाते हैं, 4 कार्बन होते हैं तो उसमें ब्यूट लगाते हैं, 5 होते हैं तो पेंट लगाते हैं। इस तरह से हमारा पूरे सारा नाम चलता जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ही कार्बन था हमारे मीथेन के मॉलिक्यूल में तो क्या नाम था, मीथेन, ठीक है, मेथ आ गया ना। अगर 2 कार्बन थे, फॉर एग्जाम्पल हमारा ये हो गए, यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, नाम एथ से शुरू हो रहा है बेटा, तो यहाँ पे आ गया हमारा एथ, ठीक है। प्रोप अगर बात करें तो प्रोपेन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो उसमें 3 कार्बन होते हैं, ब्यूट में 4 कार्बन होते हैं, पेंट में 5 कार्बन होते हैं। इसी तरह से हमारा पूरा नाम का लिस्ट चलता है। दूसरा, एन, इन, आइन में क्या फर्क है, एन यानी कि हमारा होता है जब सिंगल बॉन्ड हमारा होता है, ठीक है,
ईन हम कब यूज़ करते हैं? जब हमारा डबल बॉन्ड होता है। और आइन हम कब यूज़ करते हैं? जब हमारा ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है। ठीक है, एग्जाम्पल दे देती हूँ। ईथेन, ईथेन में हमारा 2 कार्बन होंगे मैम। ठीक है, क्यों होंगे? क्योंकि बेटा एथ लगा हुआ है, एन है यानी कि सिंगल बॉन्ड। अब इसमें तुम हाइड्रोजन लगा दो, कितने ज़रूरत है इनको। ठीक है, अगर मैं इथीन की बात करूं बेटा, इथीन की बात करूं तो 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे सेटिस्फाई हो गए और 2 हमने हाइड्रोजन लगा दिए। ठीक है, इस तरह से वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई। अब इथाइन की अगर मैं बात करूंगी तो इथाइन में ट्रिपल बॉन्ड बना रखा है, यानी कि 3 तो हमने दूसरे कार्बन एटम के साथ शेयर कर लिए, 1 बचा है तो 1 हाइड्रोजन लगा दो। इस तरह से वैलेंसी कंप्लीट हो गई। तो बेटा इस तरह से हमारे कार्बन कंपाउंड्स बन रहे होते हैं और ये उनका नाम देने का तरीका होता है। अब देखो, नो अदर एलिमेंट एग्जिबिट्स द प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन टू द एक्सटेंट सीन इन कार्बन कंपाउंड्स। मैंने तुम लोगों को बोला था ना, कैटेनेशन दूसरे एटम्स भी करते हैं, लेकिन जितना खूबसूरती से कार्बन कैटेनेशन को करके बहुत बड़े बड़े चेन्स बना लेता है, ब्रांच चेन्स, लीनियर चेन्स, साइकिल्स, उस तरह से कोई भी नहीं करता है। ठीक है, सिलिकॉन भी फॉर्म करता है कंपाउंड्स हाइड्रोजन के साथ में जिस तरह कार्बन करता है, लेकिन वो कंपाउंड्स बहुत रिएक्टिव होते हैं यार, इतना स्टेबल नहीं होते कार्बन जितने, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा लंबे लंबे चेन्स नहीं बना पाता है। कार्बन जो होता है वो कार्बन कार्बन का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए स्टेबल होता है। ठीक है, तो कैटेनेशन का जो प्रॉपर्टी हो गया वो सबसे ज़्यादा किस में होता है? कार्बन में होता है। अब देखो, सिंस कार्बन हैज़ अ वैलेंसी ऑफ 4, इट इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विथ 4 एटम्स ऑफ with 4 other atoms of carbon और atoms of other monovalent element। मोनोवेलेंट का मतलब क्या? जिसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन देना हो, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर फाउंड विद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, बहुत सारे अलग अलग के साथ में ये बना सकता है। अभी तो हमने सिर्फ हाइड्रोजन के साथ में देखा था, ये और भी बहुत सारे एलिमेंट्स के एटम्स के साथ में बॉन्ड बना सकता है, और जिसके साथ में भी बना रहा होगा, जिसके साथ में भी अटैच होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम CO2 की बात करें, ठीक है, तो CO2 में इसमें ऑक्सीजन वाली प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, हाइड्रोजन के साथ रहेगा तो अलग प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, और अगर सल्फर के साथ रिएक्ट करेगा या नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो और अलग अलग प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। ठीक है, जो भी इसके साथ में अटैच होता है उसके हिसाब की इसमें प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। देखो ये कार्बन, ठीक है, 2 दूसरे एलिमेंट के एटम्स को लेकर बैठा हुआ है, अभी भी 2 हाथ खाली हैं भैया, क्योंकि ये सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स दे रहे होंगे शायद, इसलिए। चलो, अब दूसरा पॉइंट क्या है कि कार्बन जो है वो दूसरे एटम्स के साथ में इतने स्ट्रॉन्ग कैसे बना लेता है बॉन्ड्स? इसलिए बना लेता है क्योंकि बेटा इसका स्मॉल साइज होता है। इस चीज को याद रखना, इसका साइज स्मॉल होता है, जिस वजह से जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, देखो ये न्यूक्लियस है, अब इसके पास में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, इनरमोस्ट में तो 2 ही होते हैं मैम, कहाँ आप 3 बना रहे हो? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, इनरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके बाहर वह और इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फिर बाहर और इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जितना ज़्यादा बाहर जाते जाएंगे उतना न्यूक्लियस के उसको पकड़ने की क्षमता कम होती जाएगी। न्यूक्लियस हमारा पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, अब अगर वो किसी चीज़ को पकड़ रहा है, दूर जाते जाते उसका थोड़ा सा अट्रैक्शन का पावर कम होता जाएगा। कार्बन है हमारा स्मॉल एटम, ठीक है, उसमें सिर्फ 2 ही शेल्स होते हैं, इसीलिए कार्बन जब दूसरे एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है तब उन इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस को पकड़ना थोड़ा आसान हो जाता है। लेकिन हम थोड़े अगर बड़े एटम्स की बात करें, न्यूक्लियस से बहुत ही बाहर है आउटर मोस्ट शेल, तो न्यूक्लियस का ग्रास्प थोड़ा कम हो जाता है, इसीलिए कार्बन थोड़े स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनाता है। स्मॉलर साइज है भैया, न्यूक्लियस की पकड़ होती है यहाँ पे ज्यादा। तो हमने यहाँ पे बेटा 3 चीजें समझ ली हैं। कौन कौन सी 3 चीजें? अगर कार्बन बॉन्ड बना रहा है, इतने सारे कंपाउंड्स कार्बन अगर बना रहा है, तो उसके 3 रीजन होते हैं। ठीक है, इनको समझना। सबसे पहला टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी का मतलब क्या? वैलेंसी मतलब आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स, टेट्रा मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में होते हैं, इसका मतलब 4 अलग अलग एलिमेंट्स जो कि मोनोवेलेंट होंगे उनसे कंबाइन कर सकता है। जैसे हाइड्रोजन हो गया, 4 हाइड्रोजन से कंबाइन कर लिया, ठीक है, या फिर 2 ऑक्सीजन से कंबाइन कर लिया। टेट्रावैलेंट होता है, बहुत सारे स्कोप है इसका, बहुत सारे अलग अलग एटम से कंबाइन करने का। दूसरी चीज, बहुत ही शानदार कैटेनेशन शो कर रहा होता है ये, क्योंकि कार्बन कार्बन का बॉन्ड बहुत स्टेबल होता है, इसीलिए कैटेनेशन में बहुत लंबी लंबी चेन्स बना पाता है। तीसरा, स्मॉल साइज।
स्मॉल साइज होने की वजह से मैंने बता ही दिया, न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन पावर होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, बहुत सारे ये कंपाउंड्स बना पाएगा। ठीक है, ये 3 चीज़ों की वजह से हमारे कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स नेचर में मिल रहे होते हैं। स्पॉन्ज बॉब का कहने का रीज़न अब हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को मैम हम समझ ही चुके हैं। हाँ बेटा, सैचुरेटेड यानी कि जिसमें सिंगल बॉन्ड है, यानी कि सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा होता है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है। लेकिन अगर अनसैचुरेटेड की मैं बात करूं तो वहां पे 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही होगी। ठीक है, इसमें देखो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, जहां पे हम इलेक्ट्रॉन्स को विद द हेल्प ऑफ साइंस बता रहे होते हैं। ठीक है, ये हमारा किसका स्ट्रक्चर है? एक ही इसने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रखा है कार्बन ने, तो ये हमारा है स्ट्रक्चर। अभी बताया था ना मैंने, 2 कार्बन है तो एक है बॉन्ड, देयरफॉर दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ईथेन। ठीक है, यहाँ पे 2 कार्बन है तो यहाँ पे भी एथ लिखेंगे। ठीक है, और 4 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके, देयरफॉर इथीन। ठीक है, यहाँ पे देखो 3 यहाँ से 3 यहाँ से, एथ आइन। ठीक है, इथेन, इथीन और इथाइन के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स हैं बेटा ये। अब किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा था? तो ये एग्जिस्ट कर रहा था स्ट्रेट चेन के फॉर्म्स में, ब्रांच चेन्स के फॉर्म में, साइकिल के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा था। ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब तुम लोगों को मैंने एक चीज़ बताई थी ना, जैसे मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, इस तरह से होता है। ठीक है, अगर साइकिल्स के फॉर्म में होगा तो स्टार्टिंग में बस साइक्लो लगा देना। ठीक है, और अगर 3 कार्बन है तो प्रोप, सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो इन, साइक्लो प्रोपेन, उसी तरह से साइक्लो ब्यूटेन, उसी तरह से साइक्लो पेंटेन, साइक्लो हेक्सेन। नाम समझ में आ रहे हैं अब किस तरह से हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर कर रखा है? ठीक है, चलो अब ये रहा हमारा कार्बन, हाइड्रोजन को लेकर साइकिल पे जा रहा है। 4 हाथ होते हैं हमारे कार्बन के पास में, 4 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से पकड़ा होता है कि इन इलेक्ट्रॉन्स को भैया कोई शेयर कर लो मेरे साथ में। ठीक है, तो ये हमारा कार्बन और हाइड्रोजन से जो भी हमारे कंपाउंड्स बने होते हैं उनको हम स्पेसिफिकली क्या बोलते हैं बेटा? उनको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स, जो कि किस किस के बने हुए हैं? हाइड्रोजन के बने हुए हैं और कार्बन के बने हुए हैं। उनको हम बोलते हैं बेटा हाइड्रोकार्बन्स। यहाँ पे देखो, ऑल दीज कंपाउंड्स विच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। अमंग दीज द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड एल्केन्स। देखो एन लगा हुआ है ना इसमें। ठीक है, जो भी ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, सैचुरेटेड यानी सिंगल बॉन्ड, उनमें हम बोलते हैं उनको एल्केन्स। और ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल बॉन्ड होता है उनको हम बोलेंगे एल्कीन्स। हाँ मैम, ईन ही तो लगेगा, डबल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड है तो बच्चे क्या लगेगा? आइन लगेगा। देयरफॉर वी विल कॉल दोज हाइड्रोकार्बन्स एज एल्काइन्स। ठीक है, ये नाम याद रखोगे। हाइड्रोकार्बन्स मतलब क्या? नाम से ही समझ आ रहा है मैम, हाइड्रोजन है, कार्बन है। ठीक है, सैचुरेटेड होगा तो एल्केन होगा, अनसैचुरेटेड होगा तो या तो अल्कीन होगा या तो अल्काइन होगा। इतना सिंपल कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एल्केन, अल्कीन, अल्काइन और अच्छे से समझ लो। सिंगल बॉन्ड है 2 कार्बन के बीच में, एन। डबल बॉन्ड है, ईन। ट्रिपल बॉन्ड है, आइन। एल्केन, अल्कीन, अल्काइन। इतना सिंपल है। हाइड्रोकार्बन आ गया है तो बस ALK हमने लगा दिया है, बाकी एन, ईन, आइन तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। Carbons also form bond with other elements such as halogen, oxygen, nitrogen, sulfur। अब देखो हाइड्रोकार्बन्स में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि हाइड्रोजन के साथ में कार्बन अटैच होता है। अगर हाइड्रोजन को निकाल के कोई दूसरे एलिमेंट का एटम आ जाता है तो हम उसको बोलेंगे बेटा हेट्रो एटम। ठीक है, इस चीज को समझो। दीज हेट्रो एटम्स एंड द ग्रुप कंटेनिंग दीज कन्फर स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज टू द कंपाउंड रिगार्डलेस ऑफ द लेंथ एंड नेचर ऑफ द कार्बन चेन एंड हेंस आर कॉल्ड एज फंक्शनल ग्रुप्स। मैम क्या बोल गए आप? कुछ समझ में नहीं आया तो बेटा यहाँ पे समझो। देखो सपोज यहाँ पे इस तरह से 3 हाइड्रोजन जुड़ गए, एक और बचा हुआ है मैम इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ज्वाइन कर दिया, क्या ज्वाइन करें? OH ज्वाइन कर दिया। ये हमारा एक अदर ही ग्रुप हो गया। ठीक है, इस यहाँ पे जो H मौजूद था उसको हटा के मैंने OH लगा दिया।
इस तरीके से अगर यहाँ पे कोई भी ग्रुप ऐड हो जाता है तो सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो कार्बन मॉलिक्यूल की वो चेंज हो जाएंगी, वो हो जाएंगी इसके अकॉर्डिंग। बताऊं, ये हमारा अल्कोहल वाला फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। अल्कोहलिक जो कंपाउंड्स होते हैं वो हमारे इस ग्रुप को कैरी कर रहे होते हैं। अगर एक हाइड्रोजन की जगह मैं OH ग्रुप लगा दूंगी तो वो अल्कोहल्स वाले पूरे फंक्शनल ग्रुप की जो फीचर्स हैं उनको शो करेगा, ठीक है। इन्हीं को हम फंक्शनल ग्रुप्स बोलते हैं बेटा। बहुत सारे अलग अलग प्रकार के फंक्शनल ग्रुप्स मौजूद होते हैं, जैसे कि हमारा अल्कोहल, R को हमने क्या बोला है, हमारा हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। R यानी कि CH3 भी हो सकता है, या फिर हमारा क्या हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, जिसमें हमें एक और कुछ ऐड करना है, ठीक है। इस तरह से अलग अलग ये R हो सकते हैं। इसके साथ में कोई भी फंक्शनल ग्रुप अगर हमने जोड़ा, फॉर एग्जांपल OH, तो वो हमारा अल्कोहल हो गया। इसी के साथ में अगर मैंने ज्वाइन कर दिया COOH तो ये हमारा एसिड हो गया। कौन सा एसिड मैम, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अगर इसी के साथ में मैंने CHO ज्वाइन कर दिया तो वो एल्डिहाइड हो गया। इसी के साथ में अगर मैंने कुछ और ज्वाइन कर दिया, दूसरा कोई फंक्शनल ग्रुप ज्वाइन कर दिया, तो उसके कैरेक्टर्स हो जाते हैं। इन्हीं सब को हम स्पेसिफिकली क्या बोलते हैं बेटा, फंक्शनल ग्रुप्स बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स। और इसी के हिसाब से इनके नाम भी बदल जाते हैं। अगर मैं अल्कोहल की बात करूं, ठीक है, अल्कोहल ग्रुप जो कि हमारा OH ग्रुप था, ठीक है। ये मत समझना मैम का फेवरेट अल्कोहल है इसलिए अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप के पीछे पड़ी हुई है, नहीं बेटा नहीं, गलत, ठीक है। अल्कोहल अगर ग्रुप की मैं बात करूं तो OH- लग जाता है। अब इसमें नाम में भी चेंज हो जाएगा। अगर हम मीथेन, जिसमें हमने पढ़ा 4 हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पे अटैच है, उसमें से एक हाइड्रोजन को हटा दें और यहाँ पे OH लगा दें तो इसका नाम बेटा हो जाएगा मीथेनॉल। इस तरह से फंक्शनल ग्रुप के लगने से सारी प्रॉपर्टीज भी बदल जाती हैं। मीथेन और मिथेनॉल में बेटा बहुत फर्क है, प्रॉपर्टीज भी बदल गई, नाम भी बदल गया, सिर्फ एक हाइड्रोजन के रिप्लेस होने से, किससे, एक फंक्शनल ग्रुप से रिप्लेस होने से, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर एल्डिहाइड की हम बात करते, जहाँ पे हमारा CHO लग जाता है तो वहाँ पे हम अल लगा देते हैं एंड में। जैसे अगर यहाँ पे O, जैसे यहाँ पे H की जगह हम लोगों ने अगर CHO लगा दिया तो हम मीथेन की जगह उसको क्या बोलने लगेंगे, मीथेनल बोलने लगेंगे, ठीक है। उसके बाद में अगर कीटोन हो गया कोई ग्रुप तो उसमें हम C+O इस तरह से लगा देते हैं, ठीक है। तो उसमें हम एंड में ओन लगा देते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स में ओइक एसिड जैसे मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, इस तरह से हम अलग अलग नाम बना देते हैं, ठीक है। अब देखो आगे, अब हम समझने वाले हैं कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज कार्बन के बनाने वाले कंपाउंड्स की, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कंबशन को। कंबशन क्या होता है बेटा, कार्बन अपने सारे एलोट्रोपिक फॉर्म्स के साथ में बर्न करता है ऑक्सीजन में और हमें क्या दे रहा होता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारी हीट और लाइट, ठीक है। जब भी ऑक्सीजन में कोई भी कार्बन या फिर उसका एलोट्रोप बर्न करेगा तब हमें कार्बन डाइऑक्साइड देगा विद द प्रोडक्शन ऑफ हीट एंड लाइट। ओके, मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आल्सो रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट, बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, ठीक है। C+O2 इज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट एंड लाइट, नॉर्मल हमारा जो है, ठीक है। मीथेन को अगर बर्न किया तो क्या होगा, उसके बाद में अगर इथेनॉल को अगर हम लोगों ने बर्न किया तब भी हम लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, वाटर एडिशनल मिला, हीट एंड लाइट मिल रहा है। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट, ये तो हमें मिलेगा ही जब भी कार्बन या फिर उसका कोई भी एलोट्रोपिक फॉर्म बेटा ऑक्सीजन में बर्न हो रहा होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का मैंने तुम लोगों को एक पिछले किसी लेक्चर में बताया था ना कि कैसे जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है तो हम उसको कैसे चेक करते हैं। लाइम वाटर जो था उससे पास करवाते हैं तो मिल्की अपीयरेंस आती है, और थोड़ा और पास कराते हैं तो वो मिल्की अपीयरेंस डिसअपीयर भी हो जाती है, याद रखना। इसके बाद में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विल जनरली गिव अ क्लीन फ्लेम, लेकिन अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स विल गिव अ येलोइश फ्लेम विद लॉट्स ऑफ ब्लैक स्मोक। इस चीज को समझो, अगर सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, सैचुरेटेड मतलब जिसमें से सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, वो अगर बर्न करेंगे तो वो एक क्लीन फ्लेम हमें देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स बर्न कर रहे होते हैं तो वो हमें येलो कलर की फ्लेम देते हैं विद लॉट्स ऑफ ब्लैक स्मोक, ठीक है। पॉल्यूशन में जो हम ब्लैक स्मोक देखते हैं ना,
वो क्यों होता है? या तो वो सैचुरेटेड हमारे जो हाइड्रोकार्बन्स है वो अच्छे से बर्न नहीं हुए, या तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बर्न कर रहे होते हैं। ठीक है, ये देखो, अगर लिमिटिंग सप्लाई ऑफ एयर है यानी कि लिमिटिंग सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है, तो कंबशन अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का भी इनकम्प्लीट होगा तो वो भी हमें एक सूटी फ्लेम देंगे। मैंने अभी बोला ना क्या कि सैचुरेटेड अगर हाइड्रोकार्बन्स भी कम बर्न हुए हैं, पूरे अच्छी तरह से बर्न नहीं हो पाए हैं, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है, तो फिर वो भी सूटी फ्लेम हमें देंगे। ठीक है, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स तो देते ही हैं। जो तो गैस कैरोसिन स्टोव यूज्ड एज होम हैज इनलेट्स फॉर एयर, जो हमारा बर्नर होता है ना, गैस के ऊपर जो बर्नर रखते हैं उसमें छोटे छोटे से छेद होते हैं ना, इस तरह का बर्नर होता है हमारा, इसमें ऐसे छोटे छोटे से छेद होते हैं। क्यों होते हैं? जिससे प्रॉपर एयर का सप्लाई हो सके और कंप्लीट कंबशन हो सके हमारे गैस का, जिससे कि एक क्लीन फ्लेम हमें मिल सके। जो क्लीन ब्लू फ्लेम हमें दिखती है वो क्यों दिखती है? क्योंकि ऑक्सीजन हम लोगों ने प्रॉपर पहुंचा रखा है, ये एयर इनलेट्स हम लोग खोल देते हैं। ठीक है, ये चीज़ को समझना। किन दो केसेस में हमें ब्लैक फ्लेम या ब्लैक स्मोक या सूटी फ्लेम दिखती है? या तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बर्न हो रहे हैं, या तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अच्छी तरह से बर्न नहीं हो पा रहे हैं, एयर की कमी यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो इनकम्प्लीट कंबशन प्लस द कंबशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इज गोइंग टू गिव अस व्हाट? ब्लैक स्मोक और सूटी फ्लेम और येलो फ्लेम। ठीक है, दिस शुड बी क्लियर now. Fuels such as coal and petroleum have some amount of nitrogen and sulfur in them, और यही इन्हीं का combustion हमारा क्या बना रहा होता है? ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन, और यही होते हैं बेटा हमारे मेजर पोल्यूटेंट्स। इसको याद रखना, जो हमारा सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बन रहे होते हैं वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे पोल्यूशन के लिए। ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब मैंने तुम लोगों को बताया था, किसी भी चीज़ में या तो ऑक्सीजन ऐड हो जाना, या तो उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाना, या तो उससे हाइड्रोजन निकल जाना। यहाँ पे हम लोग ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं। कार्बन कंपाउंड्स को इजीली ऑक्सीडाइज किया जा सकता है ऑन कंबशन। कंबशन में क्यों मैम? क्योंकि कंबशन में बेटा ऑक्सीजन की हेल्प में जला रहे हैं ना, तो ऑक्सीजन से ये कार्बन कंपाउंड्स ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ठीक है, अब इन एडिशन टू दिस कंप्लीट ऑक्सीडेशन वी हैव रिएक्शंस इन which alcohols are converted into carboxylic acids। क्या बोला मैम? अल्कोहल का ग्रुप मतलब क्या? ROH। ठीक है, into कार्बोक्सिलिक एसिड्स RCOOH। ठीक है, ये जो हमारा अल्कोहल है, जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हुआ है, इस प्रोसेस को हम ऑक्सीजनेशन प्रोसेस बोलते हैं। यहाँ पे भी ऑक्सीजनेशन नहीं, सॉरी, ऑक्सीडेशन यहाँ पे भी हो रहा है। ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है? एक एक्स्ट्रा ओ आ गया ना, यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ऐसे हैं जो ये रिएक्शन करवा सकते हैं? तो पोटेशियम परमैंगनेट विच इज अल्कलाइन एंड एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट आर ऑक्सीडाइजिंग अल्कोहल्स टू एसिड्स। ROH को RCOOH में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, दैट इज एडिंग ऑक्सीजन टू द स्टार्टिंग मटेरियल, हेंस दे आर नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो दूसरों को ऑक्सीडाइज करके खुद रिड्यूस हो रहे होते हैं, उनको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स बोलते हैं। अगर अल्कोहल से हमारा COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप बन रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन करा रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। नाम दिए हुए हैं एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। रिएक्शन देखो, ये OH है। ठीक है, OH किस में कन्वर्ट हो रहा है? COH। ठीक है, सॉरी, ये हमारा CHO, या तो हमारा OH ग्रुप है या तो हमारा CHO ग्रुप है। CHO ग्रुप क्या होता है? हमारा एल्डिहाइड। ठीक है, ये इसको अगर ऑक्सीजन दिया तो इसने क्या बना लिया? ये है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कौन कौन कर रहा है? तो यहाँ पे कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के हमें नाम दे रखे हैं, याद कौन से रखने हैं वो मैंने पिछली स्लाइड में बता दिया था बेटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अब एडिशन रिएक्शन की बात करते हैं बेटा। एडिशन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज में किसी चीज का जुड़ जाना। ठीक है, ये होता है। अब देखो, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऐड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज पैलेडियम और निकल टू गिव सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। क्या बोल गए मैम? कुछ समझ में नहीं आया बेटा, यहाँ समझो। ये मैंने एक तुम्हारा बना दिया है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अगर इसमें मैं हाइड्रोजन ऐड करूं तो मैं कैसे हाइड्रोजन ऐड कर सकती हूँ? मैम क्या करो आप, ये बीच का एक जो है ना
ये डंडा हटा दो, बीच का एक इलेक्ट्रॉन शेयर करना हटा दो, और इसकी जगह आप ले आओ एक एडिशनल हाइड्रोजन। ठीक है, डबल डंडे की जगह सिंगल डंडा लगा दो, यानी कि एक हाइड्रोजन और ऐड हो सकता है। हाइड्रोजन के एडिशन को ये तो हमने बोला है एडिशन रिएक्शन। ठीक है, ये था हमारा अनसैचुरेटेड, क्योंकि यहाँ पे था डबल बॉन्ड, और अनसैचुरेटेड से जब हमारा सैचुरेटेड बन गया बेटा, तब हमने बोला है उसे एडिशन रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन। यही लिखा हुआ है यहाँ पे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऐड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। अब मैम कैटलिस्ट क्या होता है? बेटा कैटलिस्ट वो सब्सटेंसेस होते हैं जो एक रिएक्शन की रेट को बदल देते हैं, फास्ट कर देते हैं। ठीक है, फास्ट भी कर सकते हैं इसको विदाउट द रिएक्शन बीइंग इटसेल्फ अफेक्टेड। ठीक है, यहाँ पे जो कैटलिस्ट होते हैं वो एक सिर्फ हाथ दे देते हैं रिएक्शन को कि भैया अब तुम तेज स्पीड से चल जाओ। ठीक है, ये जब करते हैं तब ये बिना रिएक्शन को अफेक्ट किए ये काम कर सकते हैं। तो क्या मैम हम ये बोल सकते हैं कि कैटलिस्ट हमेशा स्पीड को बढ़ा ही रहे होते हैं? नहीं बेटा, कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं, जिनको हम बोलते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट, और उसकी स्पीड को कम भी कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट। ये बिना रिएक्शन में खुद इन्वॉल्व हुए रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देते हैं। यहाँ पे जब हम एडिशन रिएक्शन की बात करते हैं तब दो हमारे कैटलिस्ट यूज होते हैं, पैलेडियम और निकल। ठीक है, द रिएक्शन is commonly used in hydrogenation of vegetable oils using a nickel catalyst। जो vegetable oils मौजूद होते हैं, ठीक है, जैसे सनफ्लावर ऑयल हो गया, सनफ्लावर इज नॉट अ वेजिटेबल। ठीक है, मुझे भी पता है, ये कमेंट मत कर देना। ग्राउंडनट ऑयल जैसे हमारा हो गया है, ठीक है, ये हमारा वेजिटेबल ऑयल काइंड ऑफ हो गया। ठीक है, अब ये जो होते हैं इनके हाइड्रोजनेशन यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम किसकी मदद से करते हैं? निकल कैटलिस्ट की मदद से कर रहे होते हैं। ठीक है, अब देखो, जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं वो अनसैचुरेटेड होते हैं, जबकि एनिमल फैट्स जैसे कि हमारा क्या हो गया, बटर हो गया, उनमें हमारा सैचुरेटेड जो कार्बन चेन्स होती हैं वो होती हैं। अब इसमें क्या फ़र्क है बेटा? हेल्थी का फ़र्क होता है। जो एनिमल फैट्स होते हैं जो सैचुरेटेड होते हैं बेटा, वो अनहेल्दी होते हैं। सैचुरेटेड आर अनहेल्दी वेयर एज अनसैचुरेटेड आर हेल्दी। अनसैचुरेटेड आर हेल्दी। ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। और अनसैचुरेटेड कौन होते हैं बेटा? वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, और एनिमल फैट्स जो होते हैं वो सैचुरेटेड कार्बन चेन्स के बने होते हैं। ठीक है, हार्मफुल होते हैं हेल्थ के लिए जिनमें भी सैचुरेटेड कार्बन चेन्स होती हैं, और वो ऑयल्स जिसमें अनसैचुरेटेड होते हैं जो उनको हमें कुकिंग के लिए चूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए हेल्दी होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, जो हमारे अनसैचुरेटेड था उसको निकल कैटलिस्ट की मदद से हमने हाइड्रोजनेट किया और बना लिया हमने क्या? एक नया सैचुरेटेड स्ट्रक्चर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पोकेमॉन देखते थे? मैं तो बहुत देखती थी बचपन में। उसमें ऐश और उसकी प्यारी सी दोस्त, इनका बॉन्ड था बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, लेकिन जब पिकाचू आ गया तब ऐश का प्यार पिकाचू से ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, पीका तो उससे ज़्यादा बढ़ गया, तो पिकाचू ने किसको सब्स्टिट्यूट कर दिया? उसकी प्यारी सी दोस्त मिस्टी को उसने सब्स्टिट्यूट कर दिया। और यही है बेटा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जहाँ पे दूसरी एक चीज़ आके लग गई है हमारे मेन कैरेक्टर से। ठीक है, ज़्यादा प्यार किससे हो गया? अब ऐश को पिकाचू से हो गया ना, इसी को हमने बोला है सब्स्टिट्यूट कर देना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर फेयरली अनरिएक्टिव एंड आर इनर्ट इन द प्रेजेंस ऑफ मोस्ट रिएजेंट्स। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से जिनमें सिंगल बॉन्ड था वो इतने ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इतना उनका स्ट्रॉन्ग होता है बॉन्ड कि वो किसी और के साथ में रिएक्ट ही नहीं करना चाहते। बेटा कुछ भी चीज़ किसी के साथ में रिएक्ट करती है तो हमेशा स्टेबल होने के लिए करती है। ये खुद ही इतने स्टेबल है कि इनको रिएक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये इनर्ट होते हैं, बहुत सारे रिएजेंट्स की उसमें प्रेजेंस में भी ये नहीं रिएक्ट करते हैं। हाउएवर अगर सनलाइट की प्रेजेंस हो बेटा,
अगर सनलाइट की प्रेजेंस हो तो क्लोरीन ऐड हो जाता है हाइड्रोकार्बन्स में इन अ वेरी फास्ट रिएक्शन। वैसे तो ये बहुत इनर्ट हैं, पर यहाँ ये पिघल जाते हैं। कहाँ? सनलाइट की प्रेजेंस में हाइड्रोजन हटके क्लोरीन लग जाता है यहाँ पे। ठीक है, क्लोरीन कैन रिप्लेस द हाइड्रोजन एटम्स वन बाय वन, इट इज कॉल्ड अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लगा तो था कि ऐश और मिस्टी का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, लेकिन अल्टीमेटली ऐश भी पिघल गया ना जब पिकाचू आ गया, बिकॉज वन टाइप ऑफ एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स टेक द प्लेसेस ऑफ अनदर। फॉर एग्जाम्पल, मीथेन के साथ जब क्लोरीन को लगाया तब क्या बन गया? CH3Cl बन गया विद रिलीजिंग ऑफ HCl। किसकी प्रेजेंस में हो रहा है बेटा? ये याद रखना, सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है। ओके, नाउ मूविंग ऑन फर्दर। Two commercially important compounds, इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। तो भैया इथेनॉल की हम पहले बात करते हैं। इथेनॉल हमारा लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे और दो चीज़ें बनाने के काम आता है। इथेनॉल हमारा अल्कोहल, इस पे ना क्रॉस ही लगा दो, अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक है, अल्कोहल बनाने के काम करता है। टिंक्चर ऑफ आयोडीन बनाने का ये काम कर रहा होता है, जो कि एज एन एंटीसेप्टिक यूज किया जाता है। 1875 के टाइम से यूज किया जाता है इसको। ठीक है, अब देखो, इथेनॉल इज कॉमनली कॉल्ड अल्कोहल एंड इज एन एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स। ओके, इन एडिशन बिकॉज इट इज अ गुड सॉल्वेंट, इट इज ऑल्सो यूज इन मेडिसिन। एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट हमने सॉल्यूशंस में पढ़ा था ना, सॉल्वेंट जिसमें कोई भी चीज़ अच्छी तरह से घुल जाए, बहुत अच्छी तरह से घोल लेता है चीज़ों को अपने अंदर, इसीलिए इसको इन मेडिकेशन के फॉर्मुलेशंस में यूज किया जाता है। जैसे कि टिंक्चर ऑफ आयोडीन, कफ सिरप हो गया, बहुत सारे टॉनिक्स हो गए, उनमें इसको यूज किया जाता है बेटा। अब इथेनॉल के हम लोग रिएक्शंस की बात करें। इथेनॉल बेटा फॉर्मूला क्या होता है इथेनॉल का? एथ मैम। एथ मतलब हमारा हो गया 2 कार्बन। ठीक है, साथ में ओल लगा हुआ है यानी कि OH लगा हुआ है। अब इसके हम वैलेंसी को, ये रहा हमारा इथेनॉल का स्ट्रक्चर। अब अगर इसको मैंने सोडियम के साथ में बेटा रिएक्ट करवाया है तो हमें क्या मिल रहा है? हमें मिल रहा है हाइड्रोजन का एवोल्यूशन। ठीक है, ये हाइड्रोजन हमें निकलती हुई दिख रही है यहाँ पे। अब हाइड्रोजन का मैंने बताया था किस तरह चेक करेंगे, एक ब्रिस्क एफर्वेसेंस के साथ में निकलती है, बबल्स बनाते हुए निकलती है। हम लोगों ने देखा था ना मेटल्स के साथ में भी जब बबल्स निकल रहे थे तब वो उसको फ्लोट भी करवा रहा था, जैसे कैल्शियम को फ्लोट करवा रहा था, मैग्नीशियम को फ्लोट करवा रहा था, याद है? ठीक है, हाइड्रोजन निकलती है। अब अगर हमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अगर होते हैं तो हीटिंग इथेनॉल at 443 K with excess concentrated sulfuric acid results in dehydration of ethanol to give इथीन। इथीन क्या है? अनसैचुरेटेड है ना। अगर हम लोगों ने इथेनॉल को हाई टेम्परेचर यानी कि 443 केल्विन पे हीट किया है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, तो उसका डिहाइड्रेशन हो जाता है और वो बना लेता है इथीन। ठीक है, द कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कैन बी रिगार्डेड एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेशन का मतलब पानी का निकल जाना, विच रिमूव्स वाटर फ्रॉम इथेनॉल। इथेनॉल से अगर पानी का एक मॉलिक्यूल निकल जाएगा तो हमें इथीन मिल जाएगा बेटा। ठीक है, देखो ये हमारा स्ट्रक्चर रहा, इससे तुम लोग एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल निकाल लो तो हमारे पास 2 कार्बन बचेंगे और हमारे पास 4 हाइड्रोजन बचेंगे, तो क्या बन गया? इथीन बन गया ना। इतना सा बात है बेटा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ इज अल्कोहल कंजम्पशन बैड फॉर हेल्थ? अब देखो इस इंसान को, देखो यहाँ पे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा मुझे, क्या बोल रहे हैं? आई यूज टू थिंक ड्रिंकिंग वॉज बैड फॉर मी सो आई गेव अप थिंकिंग। नहीं, वी डोंट हैव टू गिव अप थिंकिंग बट वी हैव टू गिव अप ड्रिंकिंग। अब देखते हैं कि क्या क्या हमारे बैड इफेक्ट्स हो सकते हैं अल्कोहल के हेल्थ के ऊपर। इथेनॉल जो होता है वो डायरेक्ट हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है, साथ में ही वो हमारे लिवर को भी इफेक्ट करता है बेटा। जो ज़्यादा शराबी होते हैं, बहुत ज़्यादा ही शराब पीते हैं, उनमें लिवर सिरोसिस की कंप्लेंट भी मिलती है। लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंटली ये क्या करता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। देयरफॉर इट इज़ रियली रियली बैड फॉर ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, अब देखो क्या होता है,
मीथेनॉल अगर होता है तो मीथेनॉल तो भैया और भी पॉइजनस हो जाता है, क्योंकि ये लिवर में जाके बेटा ऑक्सीडाइज हो जाता है और बना लेता है मीथेनॉल। और जिस तरह से जब एग को कुक करते हैं और वो कोएगुलेट कर जाता है ना, उसी तरह से ये हमारे सेल्स के जो प्रोटोप्लाज्म हो जाता है उसी को कोएगुलेट कर देता है। इसका मतलब ये जो मीथेनॉल होता है ना बेटा, ये बहुत बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है। मैम अभी तो आप इथेनॉल की बात बता रही थी, अच्छा लग रहा था टॉपिक, मिथेनॉल कहाँ से ले आए? तो बेटा अब इस चीज़ को समझो, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस बहुत सारी ऐसी होती हैं जहाँ पे इथेनॉल का प्रोडक्शन होता है। अब लोग उस इथेनॉल को पीने के लिए ना यूज़ करने लगे, इसीलिए उस इथेनॉल में हम मिथेनॉल मिला देते हैं, ठीक है। मिथेनॉल का हम यहाँ पे एडिशन कर देते हैं जिससे लोग उसको ना पिएं, क्योंकि ये पॉइजनस होता है। अब मैम कैसे पता चलेगा किसी इंसान को कि उस इथेनॉल में मिथेनॉल मिला रखा है? तो बेटा उसमें कुछ डाइज ऐड कर दी जाती हैं जिससे वो स्पेसिफिकली दिख जाए कि भैया ये मत पी लेना, पॉइजनस है। इसीलिए इंडस्ट्रियल यूज में जो बनने वाला इथेनॉल है उसको लोगों से बचाने के लिए, पियक्कड़ों से बचाने के लिए उसमें मिथेनॉल ऐड कर दिया जाता है। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डीनेचरेशन, डीनेचर्ड इथेनॉल बोलते हैं हम उसको। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन फर्दर, What are the properties of ethanoic acid? इथेनॉल की हम लोगों ने प्रॉपर्टीज देख ली। इथेनोइक एसिड को देखो, इट इज commonly called as acetic acid। एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स में मैंने इस चीज का नाम लिया था, एसिटिक एसिड का, ठीक है। इट बिलोंग्स टू ग्रुप ऑफ एसिड्स कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स का फंक्शनल ग्रुप मैंने बताया था ना, COOH होता है। यानी कि इथेनोइक एसिड का क्या हो गया? 2 कार्बन लग गए मैम, और यहीं पे OOH लग गया, ठीक है। एक कार्बन के साथ में इसको अटैच करेंगे, क्यों अटैच करेंगे? क्योंकि अल्टीमेटली पूरे फॉर्मूला में तो हमें सिर्फ 2 ही कार्बन चाहिए ना, इसलिए, ठीक है। 5 to 8% ऑफ सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड एंड वाटर इज कॉल्ड विनेगर, जो हमें चाइनीज शॉप्स पे दिखता है। पहले भी बताया था विनेगर क्या होता है बेटा, 5 से 8% सोल्यूशन ही होता है सिर्फ एसिटिक एसिड का, और इसे एज अ प्रिजर्वेटिव भी यूज किया जाता है अचार के अंदर, पिकल्स के अंदर, ओके। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर इथेनोइक एसिड इज 290 Kelvin and hence it often freezes during winter or in cold climates. This gives rise to the name glacial acetic acid। बेटा इस चीज को याद रखोगे, एसिटिक एसिड को ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोला जाता है क्योंकि ये विंटर सीजन्स में फ्रीज हो जाता है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 290 केल्विन होता है। अब द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर ऑब्वियसली कैरेक्टराइज्ड बाय देयर एसिडिक नेचर। नाम में ही दिख रहा है भैया एसिड, ठीक है, इसीलिए इनका एसिडिक नेचर होता है, ठीक है। अब देखो मैंने तुम लोगों को 2 टाइप के एसिड्स बताए थे, एक ऑर्गेनिक एसिड्स और एक मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड्स तो भैया हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड्स थे, लेकिन ये जो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं वो वीक एसिड्स होते हैं। वीक एसिड्स यानी कि जो बहुत सारे आयंस फर्बिश नहीं कर रहे होते हैं एक्वस सोल्यूशन के अंदर, दीज आर वीक एसिड्स, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इस चीज को हम लोग याद रखेंगे। अब देखो एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, नाम से पता चल रहा है यहाँ पे बेटा फॉर्मेशन होगा एस्टर्स का। एस्टर्स आर सब्सटेंसेस विच आर वेरी स्वीट स्मेलिंग, फ्रूटी सी एक स्मेल आती है इनसे, इसीलिए इनको ना बहुत सारे परफ्यूम्स में यूज़ किया जाता है। एस्टर्स के ही फॉर्मेशन के रिएक्शन को हम एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं। दीज आर मोस्ट कॉमनली फॉर्म बाय रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड एन एल्कोहल। एसिड को जब एल्कोहल से मिला दोगे तब तुमको क्या मिलेगा बेटा? एस्टर मिलेगा। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद एब्सोल्यूट इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कैटलिस्ट। मैंने बता दिया था क्या होता है, टू गिव एन एस्टर रिएक्शन। देखो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड को एल्कोहल से मिलाया, क्या बना बेटा? एस्टर और वाटर बना। जनरली एस्टर्स आर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस, बिल्कुल बताया, ठीक है। एज परफ्यूम्स भी यूज किया जाता है, एज फ्लेवरिंग एजेंट्स भी यूज किया जाता है। ऑन ट्रीटिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब देखो उल्टा हो रहा है यहाँ पे, हम लोगों ने एल्कोहल और एसिड को मिलाकर क्या बनाया था? एस्टर बनाया था। अगर इसी एस्टर को मैं एक बेस के साथ में मिला दूंगी तो बेटा हमें क्या मिलेगा? हमें मिल जाएगा एल्कोहल प्लस सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मैम इतना बड़ा गंदा सा नाम, बेटा समझो, सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब क्या है, ठीक है। COOH की जगह यहाँ पे क्या लग गया?
COONA, यानी कि सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज सपोनिफिकेशन रिएक्शन। सपोनिफिकेशन का मतलब समझो, सपोनिफिकेशन रिएक्शन विच इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, एस्टर्स का फॉर्मेशन कैसे हो रहा था, एसिड और अल्कोहल के मिलने से हो रहा था। यहाँ पे एस्टेरिफिकेशन में क्या, एस्टेरिफिकेशन का यहाँ पे उल्टा हो रहा है, सपोनिफिकेशन। एस्टर्स को यदि हम मिला देंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड से विच इज अ बेस, हमें क्या मिल रहा है, अल्कोहल मिल रहा है और सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है। बेटा सोप्स क्या होते हैं, सोप्स तो मैम सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स होते हैं किसके, कार्बोक्सिलिक एसिड की लॉन्ग चेन के। और यहाँ पे क्या बन रहा है, सोडियम सॉल्ट बन रहा है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड की लंबी लंबी अगर चेन्स होंगी, वहाँ पे अगर हमारा ये सोडियम आके अटैच होगा जाएगा, सोडियम का एटम, तो उसको क्या बोलेंगे, सोप का फॉर्मेशन बोलेंगे। सोडियम या पोटेशियम कोई भी आके अटैच हो सकता है। एंड सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर नोन एज सोप्स। दिस इज द प्रोसेस ऑफ सपोनिफिकेशन। चलो अब ये देखो कि अगर बेस के साथ में रिएक्शन है तो क्या हो रहा है। ठीक है, इथेनोइक एसिड जब बेस के साथ में रिएक्ट करता है बेटा, तब वो हमें क्या देता है, वो भी हमें सोडियम सॉल्ट ही दे रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड का। यहाँ पे जिस तरह से यहाँ पे हमें सोडियम सॉल्ट मिला था ना, उसी तरह से हमें यहाँ पे भी सोडियम सॉल्ट ही मिल रहा है विद वाटर। इसको हम लोग याद रखेंगे कि इथेनोइक एसिड जब बेस के साथ में रिएक्ट करता है, ethanoic acid plus base will give us what, will give us again a sodium salt, सोडियम सॉल्ट या फिर पोटेशियम सॉल्ट अगर हो जाएगा तो वो सोप का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ में कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ में किस तरह रिएक्ट करता है, तो बेटा ये देता है हमें सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे पता चलेगा, मैम मिल्की वाटर से पास करेंगे, बहुत बार बता चुके हो। ठीक है बेटा, यहाँ पे भी हमें क्या मिल रहा है, सोडियम सॉल्ट मिल रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड का, यहाँ पे भी सोडियम सॉल्ट मिल रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स जिनको हम बाइकार्बोनेट्स भी बोल सकते हैं, वो हमें सॉल्ट देते हैं। इस वाले सॉल्ट के साथ में या इस वाले हमारे कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ में अगेन वी आर गेटिंग अ सोडियम सॉल्ट। नेक्स्ट, यहाँ पे अब हम बात करने वाले हैं सोप्स एंड डिटर्जेंट्स की। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स में मैंने क्या बताया था, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स होते हैं ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। सब यहाँ पे इस सब कंसेप्ट को समझना बेटा। ये हमारा लॉन्ग चेन है, इसमें हमारा एंड में क्या लगा हुआ है, ये रहा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसको जब हम बेस से मिलाएंगे, जब बेस से रिएक्ट करवाएंगे, जो कि हमारा हो गया NaOH हो गया सपोज। ठीक है, तब ये हमें सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट देगा। अगर KOH होता तो पोटेशियम लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, O- और ये H+ को सब्सटीट्यूट कर लेगा तो ये Na+ हो जाएगा। सोडियम सॉल्ट जब बन जाता है तब हम उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सोप बोलते हैं। इसमें ये जो हमारा चार्ज्ड वाला पोर्शन होता है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक पोर्शन, जो पानी की तरफ अट्रैक्टेड रहता है। और ये वाला जो पोर्शन है लॉन्ग चेन वाला, इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। मैम क्या मतलब है इनका, हाइड्रोफोबिक का मतलब जो पानी से दूर भागता है, फोबिक मतलब जो पानी से डरता है। अब इसका यूज देखो किस तरह से हो रहा है। सपोज ये हमारे कपड़े की सरफेस या फिर एक टब है जिसमें कपड़ा भिगो रखा है, उसमें यहाँ पे ये ऑयल ड्रॉपलेट नीचे कपड़े के ऊपर बैठी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जो भी सोप मॉलिक्यूल्स होंगे वो पानी की तरफ उनका ये वाला एंड अट्रैक्टेड होता है, और जो उनकी लंबी सी चेन है वो यहाँ पे इस तरह से हमारे ऑयल में एम्बेडेड होगी। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर पूरा क्या है, ऊपर पूरा हमारा पानी है। ठीक है, अब पानी में भी जो दूसरे मॉलिक्यूल्स अवेलेबल होंगे सोप के, पानी में भी जो दूसरे मॉलिक्यूल्स अवेलेबल होंगे सोप के, वो भी इस तरह से प्रेजेंट होंगे, वो दूसरे ऑयल मॉलिक्यूल से चिपक रहे होंगे। अब क्या होगा कि ये जो हमारा हाइड्रोफिलिक पार्ट है ये पानी की तरफ और अट्रैक्ट होगा। ठीक है, पानी पूरी जगह ही अवेलेबल है तो पानी की तरफ और अट्रैक्ट होगा, और इस ऑयल मॉलिक्यूल को लेकर, ये जो ऑयल मॉलिक्यूल था बीच में,
ठीक है, इसको लेकर ये ऊपर आ जाएंगे और इस तरह से सर्कल का फॉर्मेशन कर लेंगे। ऊपर लेकर आ गए, इस तरह से सर्कल का फॉर्मेशन कर लिया, जहां पे बीच में ऑयल मॉलिक्यूल है और हाइड्रोफोबिक पार्ट है हमारे सोप मॉलिक्यूल का, और बाहर हाइड्रोफिलिक पार्ट है। इस तरह के सर्कुलर फॉर्मेशन को बेटा हम बोलते हैं मिसेल फॉर्मेशन, और इसी की मदद से हमारे कपड़े साफ होते हैं। जो भी ऑयल पार्टिकल रहता है, पहले उसके आसपास ऑयल मॉलिक्यूल्स इस तरह से जम गए और फिर पानी ने ऊपर से और अट्रैक्ट किया हाइड्रोफिलिक पार्ट को, तो ये ऊपर उठ गए, ऑयल को कपड़े से ऊपर उठा लिया और इस प्रकार से बना लिया मिसेल। ठीक है, दिस शुड बी क्लियर। यही यहां पे लिखा हुआ है, द आयनिक एंड ऑफ द सोप इंटरैक्ट्स विद वाटर व्हाइल द कार्बन चेन जो लंबी सी कार्बन चेन थी जो हाइड्रोफोबिक थी, वो ऑयल के साथ में अट्रैक्ट होती है। द सोप मॉलिक्यूल्स दस फॉर्म स्ट्रक्चर्स व्हिच आर नोन एज मिसेल्स व्हाइल वन एंड ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज टुवर्ड्स द ऑयल ड्रॉपलेट व्हाइल द आयनिक एंड फेसेस आउटसाइड। स्ट्रक्चर वापस याद दिला देती हूं, बीच में ऑयल मॉलिक्यूल था, ठीक है, और आसपास क्या था, आयनिक वाला जो पार्ट था वो बाहर की तरफ फेस कर रहा था ना, देखो, और कार्बन चेन वाला ऑयल की तरफ। अब देखो, द सोप मिसल thus helps in pulling out the dirt and water and we can wash out our clothes clean, hence explained। ठीक है, अब ये हमारा मिसेलर फॉर्मेशन हो गया, मिसेल ऑफ डिटर्जेंट या फिर सर्फेक्टेंट जो होता है। ठीक है, इस तरह से बीच में यहाँ पे ऑयल मॉलिक्यूल आ गया है, ऑयल ड्रॉपलेट आ गया है जिसको इसने कपड़े से बाहर निकाल लिया है, और ये हमारा कौन सा पार्ट है, ये हमारा है हाइड्रोफिलिक पार्ट। दिस शुड बी क्लियर। अब देखो, एक चीज को समझो कि हार्ड वाटर के साथ में क्या हो रहा है। हार्ड वाटर जो होता है उसमें मैंने तुम लोगों को लास्ट क्लास में बताया था कि उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, अब कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स क्या कर रहे होते हैं, अगर ये लॉन्ग चेन है हमारी, ठीक है, ये हमारी एक चेन रही, ये हमारी दूसरी चेन रही, ठीक है, दूसरा मॉलिक्यूल रहा, तो कैल्शियम क्या करेगा, कैल्शियम 2+ होता है, ये Na+, ये Na+, O-, माइनस, तो ये कैल्शियम Na+ को यहाँ से हटा देगा और यहाँ से हटाने के बाद में ऑक्सीजन के साथ में ज्वाइन करके एक पूरा का पूरा ऐसा जॉइंट स्ट्रक्चर बना लेगा, जिसकी वजह से क्लींजिंग एक्शन नहीं हो पाता है। ये कहाँ हो रहा है बेटा, ये हार्ड वाटर में हो रहा है, जिसमें मैंने बताया था कि लेदर का फॉर्मेशन हो ही नहीं पा रहा था, क्योंकि इस तरह से कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट जो होते हैं वो सोडियम को रिप्लेस कर देते हैं, O- के साथ में लगकर इस प्रकार का पूरा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो यहाँ से ये समझ में आ जाना चाहिए कि हार्ड वाटर के साथ में भी क्या रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, हार्ड वाटर में भी मैंने दो प्रकार की बताई थी, हार्डनेस, एक टेम्पररी और एक परमानेंट। चलो ठीक है, ये मैंने बताया था कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स के साथ में क्या हो रहा है, ये मैंने तुम लोगों को समझा दिया है। ठीक है, डिटर्जेंट्स जो हमारे होते हैं वो थोड़े और स्ट्रॉन्ग एजेंट्स होते हैं, इसीलिए वो ऐसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाने की जगह क्लींजिंग एक्शंस में अच्छी तरह से काम कर लेते हैं। Now we will move for some of the questions। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, इनमें जो भी चीज़ें हमें नहीं आ रही हैं उनको हम एक्स्ट्रा और भी सीखेंगे। पहला क्वेश्चन देखो, द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट कार्बन एटम्स किस में लार्जेस्ट है, इथेन में, इथीन में, इथाइन में, या फिर सबके पास में सेम लेंथ होती है बॉन्ड की। तो यहाँ पे इस चीज़ को समझो, जब सिंगल बॉन्ड होगा बेटा तब लेंथ लॉन्गेस्ट होगी, जैसे जैसे बॉन्ड नंबर बढ़ता जाता है वैसे वैसे डिस्टेंस कम होती जाती है। ठीक है, इस चीज़ को समझना, ये चीज समझनी जरूरी है। देयरफॉर द लार्जेस्ट डिस्टेंस किस में होगा, इथेन में होगा, जो कि सैचुरेटेड है। इथीन और इथाइन दोनों क्या हो जाते हैं, ये दोनों हो जाते हैं अनसैचुरेटेड। और जैसे जैसे हमारी लेंथ, जैसे जैसे हमारे नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारी लेंथ कम होती जाएगी। ठीक है, इस चीज को समझना, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स ये शेयर करने लगेंगे एक दूसरे के पास में तो ज्यादा पास आते जाएंगे। दिस शुड बी क्लियर। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैसेस। ये मैंने लेक्चर के बीच में भी तुम लोगों को बताया था कि नेचुरल गैस का मेजर कंपोनेंट हमारा मीथेन होता है। सीएनजी जो हमारी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है उसका मेजर कंपोनेंट, बायोगैस का मेजर कंपोनेंट हमारा मीथेन होता है, जो कि होता है CH4 विच इज अ हाइड्रोकार्बन, एंड वी कैन कॉल इट एन
एल्केन विच इज सैचुरेटेड। हर चीज साथ साथ में याद करते हुए चलो। अब विच एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज यूज्ड इन कटिंग एंड ड्रिलिंग। मैंने सारे एलोट्रोप्स के बारे में तुम लोगों को बताया था। मैंने ये बताया था कौन से एलोट्रोप को कौन सा फीचर होता है, क्योंकि उनका जो अरेंजमेंट होता है, जो उसमें एटम्स अवेलेबल होते हैं, वो किस तरह से उसमें अरेंज होते हैं, ये हम लोगों ने समझा था। डायमंड की जब हम लोगों ने बात की थी, तब वो 3D एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बना रहा होता है, जहाँ पे एक कार्बन जो एटम होता है वो 4 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होता है। आंसर हमारा जाएगा ए डायमंड, क्योंकि डायमंड हमारा हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, देयरफॉर इट इज यूज्ड इन कटिंग एंड ड्रिलिंग। Moving towards the next question, which of the following will undergo an addition reaction? अब addition reaction क्या था? Addition reaction वो था जहाँ पे हम लोगों ने हाइड्रोजन को ऐड कर दिया था। ठीक है, अब इनके स्ट्रक्चर्स देखो, CH, ये तो CH4 हो गया, तो इसमें क्या ऐड होगा? ये तो स्टेबल है, C3H8। ठीक है, यहाँ पे बैलेंस करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे भी कोई जगह नहीं है। C2H6, C2 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे भी स्टेबल है। C2H4 1 2 H 1 2 3 4, बैलेंस करने के लिए ये डबल लगा दिया, यानी कि इसको डबल को अभी भी यहाँ पे जगह है कि हम इस बॉन्ड को ब्रेक करके 2 हाइड्रोजन लगा दें। देयरफॉर एडिशन की जब हम बात करेंगे तब सिर्फ इसमें एडिशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अभी भी एक बॉन्ड को हटाकर 2 हाइड्रोजन लगाए जा सकते हैं, जिससे ये क्या बन जाएगा? हमारा C2H6 बन जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ मूविंग ऑन फर्दर, which of the following will give a pleasant smell of ester when heated with ethanol and a small quantity of sulfuric acid? तो ये मैंने तुम लोगों को अभी ही बताया था, इसीलिए इसका आंसर तुम मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में। दिस आंसर you are supposed to give me in the comments सेक्शन। ठीक है, ये रिएक्शन याद होनी ज़रूरी है। जब एस्टर को हीट करते हैं हम इथेनॉल के साथ में, तब क्या बनता है, और मुझे ये भी बताना कि इस प्रोसेस का नाम क्या होगा। ठीक है, दिस यू आर सपोज टू टेल मी। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव अ प्लीजेंट स्मेल ऑफ एस्टर। एस्टर कैसे बन रहा है, एस्टर की जो बनने का प्रोसेस है, अब थोड़ा इजी ही कर दिया है मैंने, नाम तो अब तुम बता ही पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखे जो पुराने पेपर्स में आए थे। ठीक है, कार्बन के आज हम लोगों ने कंपाउंड्स की बात कर ली है कि कार्बन किस प्रकार से कंपाउंड्स बनाता है। ये बताया था कि कार्बन 3 रीजंस की वजह से बहुत सारे कंपाउंड्स नेचर में बनाता है। कौन से 3 रीजंस थे? पहला था टेट्रावेलेंसी, 4 से कंबाइन हो सकता है, 4 मोनोवेलेंट एटम्स से ये कंबाइन हो सकता है। बाइवेलेंट से भी हो सकता है, लेकिन फिर वो 4 बॉन्ड्स नहीं बनाएगा। ठीक है, ये क्लियर था। उसके बाद में केटिनेशन इसमें बहुत यूनिक होता है, बहुत स्टेबल ये बॉन्ड्स बनाता है, इसीलिए कैटिनेशन इसमें सबसे यूनिक तरीके से मिलता है। बहुत सारे लंबे लंबे चेन्स, ब्रांच चेन्स, लिनियर चेन्स, साइक्लिक चेन्स ये बनाता है। ठीक है, तीसरा रीजन था हमारा कि बहुत स्मॉल होता है कार्बन, इसीलिए न्यूक्लियस का जो फोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है दूसरे एटम से कंबाइन अप करने के लिए। ठीक है, ये हम लोगों ने समझ लिया था। उसके बाद में हम लोगों ने कोवलेंट बॉन्ड तो देख ही लिया था कि शेयरिंग इज केयरिंग, आयनिक बॉन्ड वाज टेकन एंड नॉट शेयर्ड। ठीक है, उसके बाद में हम लोगों ने देखा कार्बन के कुछ एलोट्रोप्स को कि डायमंड किस तरह से 3D स्ट्रक्चर में होता है, और ग्रेफाइट किस तरह से एक कार्बन 3 कार्बन से अटैच होकर एक हेक्सागोन के शेप में लेयर्स में अवेलेबल होता है। इसीलिए हमारा जो ग्रेफाइट होता है वो बहुत स्मूथ और स्लिपरी होता है, बल्कि जो हमारा डायमंड होता है वो बहुत हार्ड स्ट्रक्चर होता है। इनफैक्ट इट्स द हार्डेस्ट एलिमेंट। ये हम लोगों ने समझा था। इसके बाद में हम लोगों ने देखा था इथेनॉल, देखा इथेनोइक एसिड, देखा इनकी प्रॉपर्टीज को, देखा कि किस तरह से रिएक्ट करते हैं। एस्टेरिफिकेशन की प्रोसेस को समझा, सपोनिफिकेशन को हम लोगों ने समझा। ठीक है, उसके बाद में हम लोगों ने सोप्स एंड डिटर्जेंट्स की वर्किंग देखी, और ये देखा कि सोप्स कहाँ काम नहीं करते हैं। सोप्स क्या होते हैं? सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, इनका फॉर्मेशन देखा था। उसके बाद में अल्टीमेटली कि ये किस तरह से मिसल्स के फॉर्मेशन की मदद से किसी भी कपड़े से डर्ट या ऑयल को हटाते हैं, और
क्यों हार्ड वाटर में ये काम नहीं करते हैं? क्योंकि कैल्शियम बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बना लेता है, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये जो वाटर में हार्डनेस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ये किस तरह से स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं और रिएक्ट नहीं करने देते हैं, मिसल्स का फॉर्मेशन नहीं होने देते हैं। ठीक है, दिस वॉज क्लियर। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक था। आप लोग इसको अच्छी तरह से एक एक चीज़ को दिमाग में रखें, 2-3 बार अच्छे से नोट्स को देखें, नोट्स सबसे छोटे छोटे से बनाएं, कंसेप्ट मैप्स के फॉर्म में बनाएं तो बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वंदे मातरम।